हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान दर्पण पर। मैं धीरज राणा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी जिनका समयकाल 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में माना जाता है। द्वितीय जो अंग्रेज और सिख युद्ध हुआ था 1848-49 ईस्वी के बीच हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप पंजाब का कंपनी में साम्राज्य में विलय कर लिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिक्किम का विलय 1850 ईस्वी में और बर्मा का विलय 1852 ईस्वी में इन्हीं के समय पे ही किया गया था। याद रखिएगा, पंजाब का जो विलय हुआ था वह इन्हीं के समय पर, सिक्किम का विलय 1850 ईस्वी में और 1852 ईस्वी में बर्मा का विलय भी इन्हीं के समय में हुआ था। भारत में इनका जो शासनकाल है दोनों तरह से जाना जाता है। एक तरह से तो हम इनको विकासात्मक कार्य के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इनके द्वारा जो अव्यवस्था फैलाई गई थी उसके कारण भी इनको जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट है व्यापकता के सिद्धांत का शुभारंभ भी इन्हीं के समय में किया गया था। इसी व्यापकता के सिद्धांत को हम हड़प नीति के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने एक ऐसी नीति बनाई और ये कहा कि जिन रजवाड़े के कोई भी पुत्र या दत्तपुत्र नहीं होगा तो उस रजवाड़े को ज़बरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसी के स्वरूप में इन्होंने 1 बाय 1 करके बहुत से जो राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में विलय कर लिया गया। आइए अब इनको हम एक क्रम के रूप में हम इनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने सतारा को, उसके बाद जैतपुर संबलपुर को 1849 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में तथा अवध को 1856 ईस्वी में कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। एग्ज़ाम में बहुत बार इनका क्रम सजाने के लिए आ जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा। फर्स्ट वन जैसे है सतारा, इसी आपको याद हो गया होगा 1848 में। सबसे लास्ट में आता है अवध, जो कि 1856 में ईस्वी में मिलाया गया था। और झांसी जो इम्पोर्टेंट है 1853 ईस्वी में। और याद रखिएगा जैतपुर और जो संबलपुर था वो 1849 ईस्वी में मिलाया गया था। एक ही साल में दो राज्यों को मिलाया गया था। उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश का उदयपुर है। तो जो ये एक व्यापक जो सिद्धांत है, ये जिसको हम हड़प्पा नीति के रूप में जानते हैं, यही एक कारण था, ये एक मेन कारण के रूप में भी जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे देश के अंतर्गत, वह क्रांति यहीं से जन्म लेती है, इसी नीति की वजह से। दोस्तों, इस क्रम को अच्छी तरह से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ना जाने कितनी बार पूछा जाता है। आई थिंक अब आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप इसको एक या दो बार रिकॉल कर लोगे तो आप इसको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 ईस्वी में लाया गया था। एक्चुअली ये होता है क्या है, ये एक विश्वविद्यालय की जो एक प्रकृति के रूप में एक शिक्षा का एक बेस बनाना होता है, उस रूप में वुड का एक शिक्षा संबंधी डिस्पैच लाया गया था 1854 ईस्वी में। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेज के स्थापना का प्रावधान इन्होंने ही स्टार्ट किया था। यानी अगर किसी भी राज्य में कोई भी राज्य है और वहाँ पे जो भी भाषा बोली जाती है तो उसी की भाषा में सरकारी कॉलेजों की स्थापना करने का एक जो क्रम था इन्होंने ही उसको विकसित किया था। नेक्स्ट है रेलवे माइन्यूट स्मारक पत्र, जो कि 1853 ईस्वी में जारी किया था। अगर हम देखा जाए तो एक इस वे में भी इनको याद रखा जाता है कि इनको रेलवे का जन्मदाता के रूप में, टेलीग्राफ का जन्मदाता के रूप में, डाक सेवा के जन्मदाता के रूप में भी इनको जाना जाता है।
पहले हम स्टार्टिंग से क्रमवाइज देख लेते हैं। 1853 ईस्वी में जो स्मरण पत्र जारी किया था। 1853 ईस्वी में बम्बई व थाने के जो मध्य जो प्रथम रेल चली थी, और दूसरी जो रेल थी 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चली थी। इन्हीं के समय में टेलीग्राम एवं डाक सुधार जो व्यवस्था थी वह लागू की गई, और 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास व पेशावर को आपस में जोड़ा गया था इन्हीं के समय में, और सिर्फ 2 पैसे के शुल्क पर यह व्यवस्था लागू की गई थी पूरे देश के अंदर, 1 बाय 1 करके। यानी इनको रेलवे के जन्मदाता के रूप में, टेलीग्राफ के जन्मदाता के रूप में, डाक सेवा जो विकसित की गई थी इनके जन्मदाता के रूप में भी इनको जाना जाता है हिंदुस्तान के अंतर्गत। वैसे तो लॉर्ड डलहौजी के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, वो है एक तोपखाना जो कि इन्हीं के समय में मेरठ में स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखना, सेना का एक मुख्यालय था जो इन्होंने अपनी सेना का जो कार्यालय या मुख्य जो कार्यालय बनाया था वो शिमला में बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिमला है उसको ग्रीष्मकाल की राजधानी किसने बनाया था, तो वो ये थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है गंगा नहर को जो खोल दिया गया था वो 1854 ईस्वी में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। यानी इन्होंने सभी राज्यों में यह व्यवस्था करना स्टार्ट किया था कि हर राज्य में जहाँ पर लोक निर्माण जो कार्य किए जाएंगे, सरकारी विभाग की तरफ से जो भी कार्य किए जाएंगे उसके लिए अलग से लोक निर्माण विभाग की स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो कि 1856 ईस्वी में लाया गया था, जिसको हिंदू एक्ट के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। और पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 ईस्वी में की गई थी। अब हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी चीज़ों को जो हमने आज अध्ययन किया है। फर्स्ट वन है जो द्वितीय जो अंग्रेज जो सिख युद्ध हुआ था, जिसमें पंजाब का विलय किया गया था। पंजाब के साथ साथ में सिक्किम का, पंजाब का, बर्मा का विलय एक साथ किया गया था तीनों का। उसके बाद में हड़प्पा एक नीति अपनाई गई जिसको व्यापकगत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सतारा, झांसी, नागपुर, अवध, इसका एक क्रम में याद रखिए। साथ में जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर को एक क्रम में याद रखिए। उसके बाद में वुड शिक्षा का डिस्पैच लाया गया। उसके बाद में रेलवे स्मरण पत्र जारी किया गया और टेलीग्राफ व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम और पेशवा के जो पेंशन की जो समाप्ति थी वो इन्हीं के समय में कर दी गई थी। आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। आपकी परीक्षा बेहतर जाए, आपको सफलता मिले, इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।